Hello students, once again welcome back after summer holidays to the Hindi class. Students of class 9th, before the holidays I taught you Sahitya Sagar, both chapter from story department and both from poem. दो पाठ हमने आपको स्टोरी के और कविता के करा दिए थे। अब हम आज आपको आपका व्याकरण विभाग का जो सरस व्याकरण पुस्तक है इसको स्टार्ट करेंगे। बच्चों, आप सभी बच्चे सरस व्याकरण अपनी उठा लीजिए हाथ में और पेज नंबर 45 को आप खोलेंगे और वहां फोकस करेंगे, क्योंकि बच्चों इसमें स्टार्टिंग में हमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, मॉडल पेपर्स दिए हुए हैं। ये सेल्फ प्रैक्टिस के लिए होते हैं, ये मॉडल पेपर्स हैं। हमारा पाठ शुरू होता है पेज नंबर 45 पर प्रस्ताव लेखन। तो आप सभी बच्चे जरा सरस व्याकरण पुस्तक को खोलकर और पेज नंबर 45 पर फोकस करेंगे। स्टूडेंट्स सी, प्रस्ताव लेखन। आज हम लोग इस पाठ के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? प्रस्ताव लेखन पढ़ेंगे। अब हम आपको बता दें बच्चों, प्रस्ताव लेखन में जो आप इंग्लिश में भी आप कंपोजिशन राइटिंग करते होंगे, वही सेम थिंग यहाँ पे प्रस्ताव लेखन है। आपके हिंदी व्याकरण के जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है। तो आप देखिए, इसको लिखने के हम जो विधि हैं, तरीके हैं, उसको आज समझेंगे, पढ़ेंगे और फिर हम लोग प्रस्ताव लेखन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए सबसे स्टार्टिंग पॉइंट पर आते हैं कि प्रस्ताव शब्द का अर्थ क्या है। पुस्तक में सभी बच्चे फोकस करेंगे। प्रस्ताव शब्द का कोशगत अर्थ होता है विषय चर्चा। क्या होता है बच्चों? विषय चर्चा। हम किसी भी विषय पर जो डिस्कशन करते हैं, जो भी उस पे हम तर्क वितर्क करते हैं, डिस्कशन करते हैं, वो प्रस्ताव कहा जाता है। अंग्रेजी शब्द कंपोजिशन का अर्थ रचना के रूप में ग्रहण किया जाता है। कंपोजिशन माने रचना। रचना से यहाँ पर प्रस्ताव में ये तात्पर्य है कि किसी भी विषय पर हम अच्छी नॉलेज गेन करके, उसके विषय में अच्छा ज्ञान प्राप्त करके और फिर उसमें हम अपने विचार को मिक्स करके उसके अनुसार हम जो रचना करते हैं वही कंपोजिशन होता है। ठीक है। अतः प्रस्ताव से अभिप्राय किसी प्रदत्त विषय पर चर्चा करते हुए रचना करना स्वीकार किया जा सकता है। जो भी टॉपिक, जो भी हमें विषय वस्तु दी जाती है, उसमें हम हर तरह से उसको जो क्षेत्र उसमें दिया गया है टॉपिक में कि इस विषय वस्तु का ये चीज आपको सपोज उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स को, पक्ष विपक्ष को दिया जाता है, तो उन सब के विषय में हम अच्छी तरह से सोच के, समझ के और अपने विचार प्रस्तुत अपने शब्दों में करें, वही रचना है, प्रस्ताव लेखन है। इसमें रचनाकार को अर्थात प्रस्ताव लिखने वाले को विषय तथा उसके केंद्र में स्थित मूल भाव के आसपास सोचना चाहिए। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि जो हमारा टॉपिक आया है, विषय वस्तु आया है, उसके ही इर्द गिर्द हमें सोचना है। हमें इधर उधर की बातें, इधर उधर के तर्क वितर्क उसमें करके उसको प्रभावहीन नहीं बनाना है। उसमें हमें उसी से रिलेटेड अपनी प्रस्तुति देनी होती है। यह प्रसंग विक्षेप या विषयांतर का प्रयोग नहीं कर सकता। ऐसा करने से वह प्रदत्त विषय भाव समस्या से भटक जाएगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं ना, तो हम उस टॉपिक से भटक जाएंगे, क्योंकि किसी भी चीज का अगर उसमें हम तर्क वितर्क करते जाएं और बिल्कुल ही केंद्र पे हम अपना ध्यान नहीं रखते हैं, तो इधर उधर भटक जाएंगे। कहीं से कहीं वो विषय कहीं जाके और रिलेट हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। हम पर्टिकुलर पॉइंट, जो विषय हमें दिया गया है लिखने के लिए, उससे हम
अलग हो जाएंगे, भटक जाएंगे, तो वो आपका प्रस्ताव लेखन सही नहीं होगा, अप टू पॉइंट नहीं होगा। प्रस्ताव लेखन के दो पक्ष हैं, देखिए आप बोर्ड में हमने लिख दिया। एक भाव पक्ष होता है, एक कला पक्ष होता है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका टॉपिक दिया गया है प्रस्ताव के लिए, कोई भी टॉपिक है, अभी यहाँ हमने टॉपिक नहीं मेंशन किया है, जो भी कोई टॉपिक है उसके विषय में चर्चा, मीनिंग तो आपको पता हो गई, तो उसका चर्चा जो हम उसमें करते हैं, उसमें अपनी प्रस्तुति देते हैं, रचना करते हैं, तो उसके दो पक्ष होते हैं, एक भाव पक्ष होता है, एक कला पक्ष होता है। अब ये भी डिपेंड करता है कि टॉपिक पे किस तरह से प्रश्न आया है, तो आप उसका भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों रखेंगे। अब बच्चों आ जाइए, आप इसके नीचे आपको हेडिंग दिख रही है पुस्तक में, प्रस्ताव लेखन की विधि। हम प्रस्ताव लेखन की विधि को विस्तार पूर्वक पढ़कर और अच्छे से समझेंगे। प्रस्ताव लेखन के लिए कुछ आवश्यक बातों का ध्यान रखना चाहिए जो निम्नलिखित हैं। ध्यान दीजिए, प्रस्ताव लिखने से पूर्व प्रदत्त विषय, भाव, समस्या का केंद्र बिंदु सोचना चाहिए। अपने विचार उसी बिंदु पर स्थित करने चाहिए। हमने अभी आपको बताया कि जो भी टॉपिक आपको दिया गया हो, जो भी टॉपिक आपको मिला हो प्रस्ताव लिखने के लिए, उसके भाव के विषय में और उसकी समस्या के विषय में आपको सोचकर और फिर अपनी रचना करनी है। उस बिंदु पर, उस पॉइंट पर आपको सोचना है। प्रदत्त विषय में संबंधित अपने विचार रखते हुए उन्हें विभिन्न तर्कों व प्रमाणों द्वारा पुष्टि करना चाहिए। जो भी टॉपिक आया है, उस टॉपिक को जब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, उससे संबंधित जब हम अपने विचार रख रहे हैं, तो हम अपने विचार को और प्रभावशाली बनाने के लिए विभिन्न विद्वानों द्वारा, विभिन्न तर्क शास्त्रियों द्वारा जो तर्क दिए गए हैं, हम उनके नाम के साथ भी उसे उसमें प्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें हम लिख सकते हैं, ताकि आपके विचार उथले या भ्रामक न लगे। केवल आप ही वो चीज कह रहे हो, ये चीज इतना विश्वसनीय नहीं होगा। यदि आप उसमें किन्हीं विद्वानों की बातों को, मतों को रख देते हैं, लिखते हैं, तो वो पूरी तरह से आपका प्रमाणित हो जाता है और प्रभावशाली हो जाता है। अन्यथा वो ऐसे ही लोग समझेंगे उसे और उस पर वो भ्रामक ही भ्रम पैदा करेगा। अब आप आएंगे थर्ड पॉइंट पर। आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न विद्वानों के मतों या विचारधारा का आश्रय लिया जा सकता है, और अगर जरूरत पड़ती है तो उस टॉपिक से संबंधित हमारे विद्वानों ने, बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारी बातों के लिए अपने अपने मत, अपने अपने थॉट्स दिए हैं, तो उन सब का हम सहारा लेकर उन्हें भी उसकी प्रस्तुति में डाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब आप आ जाइए फोर्थ पर। समस्या से जुड़े प्रस्तावों में आंकड़े, घटनाएं व सिद्ध परिणाम संदर्भ के अनुकूल दिए जाने चाहिए। जो आपका विषय वस्तु आया है, उसकी समस्याएं से जुड़े हुए प्रस्तावों के आंकड़े होने चाहिए। ठीक है, मतलब उसी से संबंधित होने चाहिए। सपोज आया है किसी चीज के लाभ के लिए और आप उसमें हानियों को गिना रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। तो इसी तरह इसमें ये कहना है कि जो उसमें समस्या दी गई है, उसका आंकड़ा मीन्स मूल्यांकन करना कि हाँ ये कितना, कैसा, कितने परसेंट था, नहीं था। फिर वो घटनाएं और उनको सिद्ध करने वाले प्रमाण के संदर्भ में, उसको सिद्ध करने के लिए प्रमाण के संदर्भ में ये सब हमें लिखना चाहिए। उसकी जानकारी, उसका ज्ञान हमें पहले से ही पढ़कर हासिल रखना चाहिए और उनको अपने शब्दों में अनुकूल रूप से, पॉजिटिव ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। इससे प्रस्ताव रचना समर्थ व गंभीर बनेगी। इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रस्ताव लेखन है, जिस भी विषय पर आया है जो आप लिख रहे हैं, वो बड़ा प्रभावशाली बनेगा, गंभीर रूप उसका बनेगा। अब आप आगे देखिए फिफ्थ पर। वाद विवाद, जिसे आप इंग्लिश में डिबेट कहते हैं, या पक्ष विपक्ष से जुड़े डिबेट को, वाद विवाद को, इसमें हम पक्ष और विपक्ष में ही डिबेट करते हैं।
जुड़े विषयों पर प्रस्ताव लिखते समय अपने विचार किसी एक बिंदु, पक्ष या विपक्ष पर स्थित कर लेने होते हैं। अगर आप डिबेट लिख रहे हैं तो उसमें आपको किसी एक पार्ट को चुनना होगा, या आप पक्ष चुन लीजिए या आप विपक्ष चुन लीजिए। ठीक है? क्यों कि अगर आप उसके विपक्ष में बोल रहे हैं तो पक्ष में कैसे बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आपको उसका एक भाग लेना पड़ेगा ताकि आपकी अभिव्यक्ति एक ही दिशा में विकसित या पल्लवित हो सके। तो आप उसी दिशा में अच्छे से सोच सकेंगे और अच्छे से अपनी प्रस्तुति दे सकेंगे, लिख सकेंगे। जैसे अपराध की समाप्ति के लिए प्राण दंड अनिवार्य है। मान लीजिए टॉपिक आता है कि अपराध की समाप्ति के लिए प्राण दंड देना अनिवार्य है। ऐसे कई अन्य विषय भी प्रस्ताव लेखन के लिए दिए जाते हैं। अतः इस विषय के पक्ष या विपक्ष अर्थात समर्थन या विरोध को आधार बनाकर विचार पल्लवन अपनाना चाहिए। अब इसमें आपको उसके या तो समर्थन में या उसके विरोध में या उसके पक्ष में या उसके विपक्ष में, दोनों में से एक ही साइड चुनना चाहिए और उसी पे ही अपने विचार प्रस्तुत करने चाहिए, रचना करनी चाहिए। स्टूडेंट 6 पॉइंट पर आप पहुंच जाएंगे। यदि किसी कहावत, लोकोक्ति, सूक्ति या कथन पर प्रस्ताव लिखने को कहा जाए तो पहले उसका केंद्रीय अर्थ अवश्य ग्रहण करें। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई कहावत है, कोई लोकोक्ति है और उस पर आपको प्रस्ताव लेखन के लिए कहा जा रहा है तो उसका जो केंद्रीय भाव है, मूल भाव है उस लोकोक्ति का, उस के थॉट का, जो भी उसका मेन मीनिंग है, उसको हमें ध्यान में रखते हुए हमें उसकी सामग्री मीन्स लिखने की जो भी सेंटेंस हैं, जो भी हम उसमें कंटेंट देना चाहते हैं, उसके अनुसार हमें चुनना चाहिए। जैसे कर भला तो हो भला। कर भला हो भला का मीनिंग ये है कि परोपकार, भलाई करना मूल मीनिंग है। अब इस पर आधारित हमें सामग्री प्रस्तुत करनी है। 7th पे आ जाइए बच्चों। कला पक्ष में अभिव्यक्ति कौशल देखा जाता है। लघु, सहज, सुबोध, स्पष्ट तथा प्रभावपूर्ण वाक्यों का जो आपकी रचना होगी प्रस्ताव लेखन में, जो आपका प्रस्तुति होगी, जो भी आप सेंटेंस शब्द प्रयोग करेंगे वो छोटे होने चाहिए, सहज होने चाहिए, सरल भाषा में होनी चाहिए, सुबोध होना चाहिए, मतलब हमें बोध कराने वाले शब्द होने चाहिए, और स्पष्ट जो हम लिख रहे हैं वो पढ़ने वाले को अच्छे से स्पष्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, तथा प्रभावपूर्ण वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। स्पष्ट करने के लिए हमें प्रभावपूर्ण वाक्य बनाने होंगे ताकि वो बिल्कुल जो हम कहना चाह रहे हैं, जो हम लिखना चाह रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, वो पढ़ने वाले को क्लियर हो जाए। आवश्यकता हो तो मुहावरों, लोकोक्तियों, कहावतों, सूक्तियों और सुभाषितों का प्रयोग भी करना चाहिए। अगर उस कंटेंट में, अगर उस विषय वस्तु में, उस टॉपिक में हमें इन चीजों की लगती है कि जरूरत है और ये चीजें हमें उसमें लिखने से और सुंदर हम उसको बना सकते हैं, प्रभावशाली बना सकते हैं, तो हमें अवश्य ही इन चीजों का भी प्रयोग करना चाहिए। लोकोक्तियों का, मुहावरों का, कहावतों का और सूक्तियों का। भाषा को खड़ी बोली हिंदी तक सीमित करना चाहिए। खिचड़ी भाषा से परहेज करना चाहिए। आप अपने प्रस्ताव लेखन में खिचड़ी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। हमेशा अपने प्रस्ताव लेखन में आप खड़ी भाषा को ही प्रायोरिटी देंगे, अर्थात महत्व देंगे। आपका पूरा प्रस्ताव लेखन खड़ी भाषा में होना चाहिए। प्रस्ताव का कलेवर। प्रस्ताव का कलेवर मीन्स उसका पूरा कंटेंट किस तरह से आप डिवाइड करेंगे और किस टॉपिक में आप क्या चीज डालेंगे, ये आपको निश्चित कर लेना है। तो देखिए, इसको हमारे पुस्तक में ये बताया गया है कि हमें 3 भागों में विभक्त करना चाहिए। प्रस्ताव का कलेवर प्रायः 3 भागों में विभक्त होता है।
ज्यादातर 3 भागों में ही होता है। कोई कोई विषय ऐसे आ जाते हैं, कोई कोई टॉपिक ऐसे होते हैं कि जिनको हम 4 भाग बना देते हैं, अन्यथा ये मोस्ट ऑफ 3 भाग ही होते हैं। प्रारंभ, इसमें प्रदत्त विषय समस्या की प्रस्तावना होती है। कहने का मतलब जो भी टॉपिक आया है उस टॉपिक की प्रस्तावना, भूमिका, क्या है वो टॉपिक, उससे आप क्या समझ रहे हैं, आप क्या समझाना चाह रहे हैं, आदि आदि। विषय या समस्या की गंभीरता पर विचार इसी प्रारंभिक चरण में एक अनुच्छेद में करना चाहिए। एक पैराग्राफ में आपको पूरी उसकी भूमिका, प्रस्तावना आपको लिख देना चाहिए कि ये क्या चीज है, कहाँ से आया है, कैसे है, क्या विषय है, ठीक है। वो सारी उसका इंट्रोडक्शन टाइप का, भूमिका टाइप का आपको फर्स्ट पैराग्राफ में लिखना चाहिए, जो सबसे पहला पैराग्राफ होगा। उसमें आप प्रस्तावना हेडिंग भी मेंशन कर सकते हैं। कथ्य विवेचन, अब जो टॉपिक आया है उसे हमें ब्रीफली, विस्तार पूर्वक एक्सप्लेन करना है, अपने विचार व्यक्त करने हैं। तो इसमें विषय समस्या का तर्कपूर्ण विवेचन प्रस्तुत किया जाता है। विवरणात्मक तथा वर्णनात्मक, उसका पूरा विवरण देते हुए और उसका वर्णन करते हुए हमें प्रस्ताव में इसके अंतर्गत मुख्य आयोजनों की चर्चा की जानी चाहिए। मतलब उस टॉपिक के सारे विवरण, तर्क विवेचन आदि को हमें वर्णन करते हुए बहुत ही अच्छे ढंग से, मुख्य तरीके से प्रस्तुत करना है। समापन भाग, ये आपका बीच का पैराग्राफ हो गया, मिडिल भाग हो गया। फिर आपका आता है समापन। समापन भाग में हमें जो टॉपिक आया था उसको कंक्लूड करना है, जिसको हम उपसंहार भी कहते हैं निबंध में। इसमें अपने विवेचन के निष्कर्ष, जो आपने कथ्य विवेचन में पूरा तर्क सहित, विवरण सहित, वर्णन सहित एक्सप्लेन किया है, उसके निष्कर्ष को, सुझाव को आप इस पैराग्राफ में लिखते हुए यह प्रस्ताव आप अपने दृष्टिकोण से आधारित करते हुए समापन कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि जो विषय आपका आया था, जो टॉपिक आपका आया था, उसको मिडिल पैराग्राफ में आपने जो एक्सप्लेन किया है, उसका विवरण किया है, उसके सारे तर्क की विवेचना की है, उन सब का अब यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में आपको समापन विभाग में क्या करना है कि उनके निष्कर्ष को और सुझाव को, समाधान को आपने जो उस विवरण में दिखाया है उसे बताते हुए, और आप अपने दृष्टिकोण से जिस चीज पर आप ज्यादा फोकस कर रहे हैं, आपको ज्यादा सही लग रहा है जो सुझाव, वो दिखाते हुए समाप्त कर देना है। अब विषय की दृष्टि से प्रस्तावों का वर्गीकरण। अलग अलग विषयों के अलग अलग तरीके से वर्गीकरण किए गए हैं कि किस किस तरह के टॉपिक आ सकते हैं। विषय की दृष्टि प्रस्ताव के निम्नलिखित प्रमुख वर्गीकरण हैं, प्रकार हैं। जैसे वर्णनात्मक। वर्णनात्मक टॉपिक ऐसे आ जाता है जैसे आप पिकनिक पे गए हैं तो वहां का वर्णन कीजिए। फिर आप रेलवे स्टेशन पे गए हैं, प्लेटफॉर्म पे गाड़ी लेट होने से 2 घंटे आपने कैसे बिताया उसका वर्णन कीजिए। इस तरह के टॉपिक जो होते हैं वो वर्णनात्मक होते हैं। इसमें यात्रा, ऋतु, तीर्थ, दर्शनीय स्थल, भवन, उत्सव आदि से संबंधित वर्णन होता है। अर्थात जो हमने किया है, जैसा भी हुआ है, उस चीज को हमें वर्णन करना, एक्सप्लेन करना, ठीक है। विवरणात्मक में इसमें हम वृत्तांत की प्रधानता होती है। यह वर्णन प्रायः कालगत होता है, ये समय के अनुसार इसका वर्णन होता है, ठीक है। ये वृत्तांत होता है, कोई कथा होती है, कोई कहानी होती है, इसमें उसकी प्रधानता होती है किसी घटना की, किसी कहानी की, और उसको हमें समय के अनुसार, कालगत अनुसार उसकी वर्णन करना होता है। विचारात्मक, इसमें आपको क्या करना है, इसमें बुद्धि तत्व की प्रधानता होने के कारण विचार पक्ष प्रधान होता है। कोई सपोज कोई टॉपिक है, उसमें आपका विचार पूछा गया है कि आपके विचार से ऐसा होता तो क्या होना चाहिए था। जैसे टॉपिक आता है कि यदि आप
स्कूल के प्रधानाचार्य होते तो स्कूल के लिए आप क्या करते हैं, इसमें हमें अपने विचार देने हैं। तो इस तरह के टॉपिक जो हैं वो विचारात्मक होते हैं, इसमें हमारी बौद्धिक प्रधानता होती है, अर्थात हम अपनी बुद्धि से क्या सोच सकते हैं, क्या हमारे विचार होंगे, क्या हम प्रेजेंट करेंगे। ठीक है। भावात्मक ऐसे विषय में भावों से संबंधित होते हैं। कैसे? जिसमें एकता, दया, परोपकार, अहिंसा, आकर्षण, आनंदन, विषाद, मतलब किसी भी प्रकार का कोई भाव उससे रिलेटेड अगर टॉपिक है तो हम उसका वर्णन करते हैं फुटकर। इस प्रकार के प्रस्ताव मिले जुले विषयों से संबंधित होते हैं, जिसमें भाषा, विज्ञापन, आत्मकथा, जीवनी आदि पर विचार किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका प्रस्ताव लिखने की विधि और तरीका हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम लोग इसकी प्रैक्टिस करने के लिए इसके नीचे सामान्य प्रस्ताव लेखन हेडिंग पर आएंगे और आपका फर्स्ट टॉपिक, आपकी प्रिय ऋतु कौन सी है और क्यों, इस ऋतु में मनाए जाने वाले त्योहारों का महत्व बताइए। तो ये वाला टॉपिक आप कॉपी में, अपने स्कूल कॉपी में, स्कूल की कॉपी आपको सरस व्याकरण की बनानी है। हमने पीछे वीडियो में भी बताया, एक ही कॉपी बनती है। तो आप उसको बनाकर इस प्रस्ताव को पहले आप ब्रीफली रीड करेंगे, ध्यान से विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे। इसके बाद फिर आप इसको कॉपी में लिखेंगे और लिखने के दौरान भी आप पढ़कर लिखेंगे, ताकि आपको इसके सेंटेंस, वाक्य, शब्द की क्लियरिटी पर और अर्थ पर अच्छे से आप इसके अर्थ और इसकी स्पष्टता आपको अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए, ताकि आप एग्जाम में या टेस्ट में अच्छी तरह से इसको लिख सकें, वर्णित कर सकें। हम उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों ने अच्छे से समझ लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है इसके बाद भी, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए।